Hello everyone, welcome to our YouTube channel. In this video, we are going to discuss about the modern age. This is the first part of the modern age in which we will discuss about the modern age features and the poets and poetry of the modern age. Modern age time of period is 1901 to 2000. So let's start. The year 1901 makes the end of the Victorian age and the beginning of the modern age, which coincides the year of Queen Victoria's death. तो 1901 को ही विक्टोरियन एज का एंड होता है क्वीन विक्टोरिया की डेथ के साथ, और मॉडर्न एज की बिगिनिंग होती है 1901 को 1901 को. It was the time when England's power and security was at its zenith, followed by the disturbing factors like imperialism and social reforms. तो ये मॉडर्न एज ये एक ऐसा टाइम ऑफ पीरियड था जिस एज में इंग्लैंड की पावर और सिक्योरिटी पीक पे थी, और इसमें हमें डिस्टर्बिंग फैक्टर्स भी देखने को मिलते हैं जैसे इंपेरियलिज्म एंड सोशल रिफॉर्म. इंपेरियलिज्म क्या होता है? इंपेरियलिज्म मीन्स जब एक पावरफुल कंट्री एक वीकर कंट्री पे रूल करती है तो उसको हम इंपेरियलिज्म बोलते हैं. It is the most complex, complicated, baffling and revolutionary age in the world's history, and which also saw the two world wars with a far-reaching effect on a political, economical, social, cultural and literary activities of the world as a whole and England in particular. तो ये बहुत ही जो एज है मॉडर्न एज है, ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, रेवोल्यूशनरी एंड कॉम्प्लिकेटेड बैफलिंग एज है वर्ल्ड की हिस्ट्री में. इसी एज में हमें 2 वर्ल्ड वॉर देखने को मिलती हैं और इन्हीं वर्ल्ड वॉर का हमें इफ़ेक्ट देखने को मिलता है हर एक कंट्री की पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, कल्चरल और लिटरेरी एक्टिविटीज़ पे, और इंग्लैंड के भी इन्हीं एस्पेक्ट पे एक्टिविटीज़ पे बहुत ही इफ़ेक्ट पड़ा वर्ल्ड वॉर्स का. It is the age of amazing scientific discoveries, inventions and advancement, besides highly devastating war, ornament threatening the very existence of the humanity on this earth. तो ये इस एज में बहुत सारी डिस्कवरीज भी हुई, इन्वेंशंस भी हुई और एडवांसमेंट भी देखने को मिलती है एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस पीरियड. तो मगर इसी एज में ये इस एडवांसमेंट ने, इन्वेंशन ने, वर्ल्ड वॉर ने तो थ्रेटन कर दिया था ह्यूमन की एग्जिस्टेंस को, अर्थ पे डरा दिया था, थ्रेटन कर दिया था. द एंड ऑफ द रूरल इंग्लैंड, तो इसी एज में हमें देखने को मिलता है रूरल इंग्लैंड का एंड हो रहा है एंड इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन ऑफ द कंट्री. तो अर्बनाइजेशन, शहरीकरण हो रहा था कंट्री में, तो लोग शहरों की तरफ ज़्यादा जा रहे थे क्योंकि बिकॉज ऑफ फैसिलिटीज़ जो मिलती थी शहरों में ज़्यादा मिलती एज़ कम्पेयर टू villages or urban areas. Emergence of a new psychological theory presented a new concept of the human behavior. तो इसी एज में हमें ह्यूमन बिहेवियर एक साइकोलॉजिकल थ्योरी भी मिलती है जो प्रेजेंट करती है, न्यू कॉन्सेप्ट देती है ह्यूमन बिहेवियर के लिए. सिगमंड फ्रॉइड हुए हैं, उन्होंने बताया था पावर ऑफ अनकॉन्शियसनेस. अनकॉन्शियस हमारे 3 टाइप ऑफ माइंड के बारे में बताया है इन्होंने, सिगमंड फ्रॉइड ने, कॉन्शियस, अनकॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस. उन्होंने बताया है जो हमारे कंडक्ट पे है कैसे इफेक्ट होता है हमारी पावर ऑफ अनकॉन्शियस का. तो सेक्सुअल रीनाउंसिएशन हैज़ सीज टू बी द थीम ऑफ द लिटरेचर. जो पहले जो सेक्सुअल थीम पे, सेक्सुअल कोई बात पे लिखना मना था, वो थीम नहीं होती थी लिटरेचर की. इंटरेस्ट इन द सेक्सुअल परवर्जन हैज़ ग्रोन एंड देयर इज़ अ फ्री एंड फ्रैंक डिस्कशन ऑफ सेक्स. मगर इन द मॉडर्न एज, द मॉडर्न पीरियड में हम देखते हैं तो सेक्स परवर्जन में इंटरेस्ट देखने को मिलता है. राइटर्स भी इसमें लिखते थे, फ्री एंड फ्रैंक डिस्कशन करते थे सेक्स पे. The First World War strained the authoritarian pattern of family relationship and increased tension and frustration. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की वजह से ही तो हमें फैमिली में और अदर रिलेशंस में हमें टेंशन और फ्रस्ट्रेशन देखने को मिलती है बिकॉज ऑफ वर्ल्ड वॉर. The reaction of the post-war
would have been to suspect all the manifestation of the authority. It may be called an era of a revolt against authority. तो हमें रिएक्शन जो सिटीज़न है एक पर्टिकुलर कंट्री के, वो उनका रिएक्शन देखने को मिलता है वॉर के बाद, वर्ल्ड वॉर के बाद वो एक सस्पेक्ट की निगाह से देखने लग गए थे अथॉरिटी को, और इसको हम एरा ऑफ रिवॉल्ट अगेंस्ट अथॉरिटी भी बोल सकते हैं. The First World War resulted in the search for the system and pattern in the politics and economical. तो जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ये तो लोगों ने महसूस किया, वो सर्च करने लगे भी यहाँ पे कोई पॉलिटिक्स में और इकोनॉमिक में कोई सिस्टम और पैटर्न होना चाहिए. कॉन्सिक्वेंटली इसी का रिजल्ट ही था कि मार्क्सिज्म एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिकल प्लानिंग एमर्ज. तो मार्क्सिज्म और इकोनॉमिकल प्लानिंग के कॉन्सेप्ट एमर्ज हुए इसी एज में, मॉडर्न एज में. सॉरी. The phenomenal rise in literacy and increasing number of cheap and commercial literature, including books, magazines, etc., have changed the taste of the common people. तो phenomenal rise हुआ इसमें literacy and increasing number of cheap and commercial literature increase हुआ. magazines, newspaper, books भी इसी एज में बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गए. तो जो कॉमन पीपल था उनका टेस्ट भी चेंज हो गया. जैसे पहले के जो पीपल थे वो नॉवेल्स को ज़्यादा रीड करना पसंद करते थे, मगर इस एज में वो ज़्यादातर मैगज़ीन, न्यूज़पेपर, बुक्स पे ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाने लग गए थे. तो अब हम बात करेंगे मॉडर्न पोइट्री की. मॉडर्न पोइट्री की क्या क्या फीचर्स हैं इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं. कॉम्प्लेक्स एंड मैनी साइडेड. जो मॉडर्न पोइट्री है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है और मैनी साइडेड है. पोइट्री ऑफ रिवोल्ट हमने बात की थी. रिवोल्ट अगेंस्ट अथॉरिटी, उससे रिलेटेड पोइट्री लिखी जाती थी. रियलिज्म इन पोइट्री, रियलिज्म एस्पेक्ट्स पे लिखी जाती थी पोइट्री. द लैंग्वेज ऑफ द एवरी डेज लाइफ, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में पोइट्री लिखी जाती थी. द ह्यूमैनिटेरियन स्पिरिट, जो पोइट्स थे वो ह्यूमंस की इमोशंस को लेकर भी, उनके इमोशंस को, फीलिंग को लेकर भी पोइम्स लिखते थे. डिलाइट इन द सेंसेस ब्यूटी ऑफ द नेचर. तो मॉडर्न पोइट्स की पोइम में हमें ब्यूटी भी देखने को मिलेगी नेचर के लिए. सिम्बोलिज्म, मॉडर्न पोइट्स सिम्बोलिज्म भी यूज़ करते थे. अब बात करते हैं मॉडर्न पोइट्स की. मॉडर्न पोइट्स, रुडयार्ड किपलिंग, ही वॉज द पोइट ऑफ द सोल्जर एंड सेलर. तो रुडयार्ड किपलिंग ये एक पोइट है. इनको सोल्जर एंड सेलर्स पोइट भी बोला जाता है बिकॉज ये इसकी मोस्ट ऑफ द पोइम्स वो इसी सोल्जर की थीम्स और सेलर की थीम्स पे ही लिखते थे, इनसे रिलेटेड लिखते थे. थॉमस हार्डी, हिज पोइम रिवील हिज कॉन्शियसनेस ऑफ द माइजरीज एंड सफरिंग ऑफ द ह्यूमन लाइफ. वो उसकी पोइम्स में हमें ह्यूमन लाइफ की जो माइजरिंग है, दुख तकलीफ़ हैं, वो देखने को मिलती हैं. वो शो करते थे, रिप्रेजेंट करते थे अपनी पोइम्स में थॉमस हार्डी. देन ए.ई. हाउसमैन. A.E. Housman, it is Houseman's love of nature that lies much of the gloom and tediums of the pessimism. His nature poetry is refreshing. तो ये हाउसमैन के वर्क में हमें लव देखने को मिलता है नेचर के लिए, और जिससे उसका इसी लव, नेचर की लव से वजह से ही हमें ग्लूम एंड टेडियम जो पेसिमिज्म है वो दूर होता है इसके लव ऑफ नेचर में. उसकी जो नेचुरल पोइट थी वो हमेशा रिफ्रेशिंग होती थी. देन आ जाते हैं हमारे रॉबर्ट ब्रिज. रॉबर्ट ब्रिज, ही वॉज एसेंशली एन आर्टिस्ट एंड आर्टिस्टिक सब्जेक्ट लाइक अ ब्यूटी, लव एंड नेचर आर द थीम ऑफ हिज पोइट्री. जो उनकी पोइट्री थी, जो मेन थीम होती थी उसकी पोइम्स की, वो ब्यूटी, लव एंड नेचर पे ही लिखते थे. रॉबर्ट ब्रिज. गेराल्ड मैनले हॉपकिन, ये भी एक मॉडर्न पोइट हुए हैं. He was a great religious poet of the 20th century and age essentially irreligious. ये जो मॉडर्न एज है इसमें बहुत ही कम रिलीजियस टाइप ऑफ पीपल मिलते हैं, मगर जो गेराल्ड मैनली हॉपकिंस हैं ये रिलीजियस पोइट थे हमारे 20th सेंचुरी के. जॉन मैसफील्ड. जॉन मैसफील्ड, his poetry is charged with
his democratic sympathy for the downtrodden, the poor and the suffering. ये जो अपनी पोइम्स लिखते थे, पोइट्री लिखते थे, उसमें वो डेमोक्रेटिक जो सिंपथी होती थी, सिंपथी शो करते थे। जो डाउन रूटन है, दबे कुचले लोग हैं, गरीब लोग हैं, सफ़र कर रहे हैं लोग, उनके बारे में अपनी पोइम्स में लिखते थे। वॉल्टर डे ला मेयर, and he is the poet of the fairyland, creating in his poetry a world of a dream, fantasy and imagination, a world which appeals to children as well as grown up people. तो ये अपनी पोइम में बहुत ही क्रिएटिवनेस शो करते थे। उनकी जैसे फेरी लैंड्स होती हैं, परियों की कहानियाँ, इस टाइप ऑफ पोइट्री वो लिखते थे। वर्ल्ड्स ऑफ ड्रीम, फैंटेसी, इमेजिनेशन बहुत यूज़ करते थे, और इसकी जो पोइम्स हैं वो बहुत ही अट्रैक्ट करती थी चिल्ड्रन को एज वेल एज अ ग्रोन अप पीपल को। जेम्स एलरॉय फ्लैकर, ही इज़ द पोइट ऑफ ईस्ट, dwelling lovingly in the world of orient, grandeur and a magnificence. ये ईस्ट के पोइट माने जाते हैं। ये बहुत ही ये भी एक ओरिएंट, ग्रैंड्योर एंड मैग्निफिकेंस पोइट हुए हैं वर्ल्ड में। मॉडर्न पीरियड के ये भी एक बहुत ही अच्छे राइटर पोइट हुए हैं। W.H. Davis, ही इज़ द ग्रेट पोइट ऑफ द नेचर एंड रूरल लाइफ। ये एक ग्रेट पोइट हुए हैं नेचर के भी और रूरल लाइफ के भी। नेचर पे बेस्ड थीम्स होती थी इनकी पोइम्स की, और रूरल लाइफ पे। जॉन ड्रिंकवाटर, his collected poems show that he is an intellectual interested not in lyrics and songs but an elegiac and a meditative verse. तो जो इन्होंने एक कलेक्टिव पोइम्स लिखी थी वो शो करती है उनका जो इंटेलेक्चुअल इंटरेस्ट था वो लिरिक्स और सॉन्ग्स में कम था, मगर ये एलिजीज क्या होती हैं, जो कभी किसी की डेथ हो जाती है उसके मौन के लिए जो पोइम्स लिखी जाती है तो उसको हम एलिजी बोलते हैं, और मेडिटेटिव वर्स लिखने में ये ज़्यादा इंटरेस्टेड थे। ये भी एक मॉडर्न पोइट थे। W.V. Yeats, ही इज़ एन आयरिश मैन, वे एक आयरिश मैन थे, आयरिश पोइट हुए हैं। बट ही टेक्स हिज प्लेस अमंग द ग्रेट इंग्लिश पोइट्स ऑफ द एज, मगर इन्होंने भी अपना प्लेस बना लिया था इंग्लिश पोइट्स में, ग्रेट इंग्लिश पोइट्स में W.V. Yeats ने। रूपर्ट ब्रूक भी क्या है, ही वॉज अ सोल्जर पोइट, ये भी एक सोल्जर पोइट है। ये भी सोल्जर के थीम पे लिखते थे, उनकी लाइफ पे लिखते थे। ही गिव एक्सप्रेशन टू अ पैट्रियोटिकल फर्वर इन हिज सोनेट, पर्टिकुलरली इन द सोल्जर। तो ये जो अपना पैट्रियोटिक देशभक्ति की भावना होती है अपनी, सोनेट क्या होती है, 14 लाइन्स की एक पोइम होती है। तो सोनेट्स लिखते थे, पैट्रियोटिक सोनेट्स लिखते थे पर्टिकुलरली सोल्जर के लिए। मिस एडिथ सिटवेल, ये क्या है जी, हर अर्ली पोइट्री partakes full of glooms and frustration generated by the world war। तो ये जो हमारी मिस एडिथ सिटवेल हैं, इनकी जो अर्ली पोइट्री है उसमें बहुत ही हमें ग्लूम और फ्रस्ट्रेशन देखने को मिलता है बिकॉज ऑफ वॉर। लेटर शी डेवलप्ड इनटू अ मेजर रिलीजियस एंड मेटाफिजिकल पोइट्स। तो बाद में ये जो इसकी पोइम्स हैं तो उसमें हमें रिलीजियसनेस और मेटाफिजिकल थीम्स देखने को मिलती हैं। T.S. Eliot, he dominated the English literature scene and tried his hand at the poetry, at drama, at criticism, both literary and social, एट जर्नलिज्म। तो ये इन्होंने अपना हाथ, इन्होंने पोइट्री भी लिखी, ड्रामास भी लिखे, क्रिटिसिज्म भी लिखा, लिटरेचर पे क्रिटिसिज्म लिखा और सोशल पे भी क्रिटिसिज्म लिखा, एज वेल एज अ जर्नलिज्म पे भी इन्होंने काम किया। तो पोइट्री की बात करें तो इनका बहुत ही फेमस वर्क है T.S. एलियट का द वेस्टलैंड। तो वेस्टलैंड को हम इन फ्यूचर डिस्कस करेंगे। इनका ये बहुत ही मॉडर्न एज का बहुत ही इम्पॉर्टेंट वर्क है T.S. एलियट के द्वारा लिखा गया द वेस्टलैंड, जो एक पोइम है, लेंथी पोइम है, एपिक पोइम है। W.H. Auden, he studied the life of the common man and social problems confronting him in the post-war world. His poetry was noted for its stylistic and a technical achievement.
ये जो इन्होंने स्टडी किया था कॉमन मैन एंड सोशल प्रॉब्लम के ऊपर, कॉन्फ्रंटिंग हिम इन द पोस्ट वॉर वर्ल्ड, जो पोस्ट वॉर के जिनके वॉर के बाद का जो वर्ल्ड था, उन्होंने स्टडी किया था कैसे इफ़ेक्ट किया था सोशल क्या क्या प्रॉब्लम एमर्ज हुई हैं और कॉमन पीपल की प्रॉब्लम्स को इन्होंने स्टडी किया था। हिज पोइट्री वॉज नोटेड फॉर हिज स्टाइलिक एंड अ टेक्निकल अचीवमेंट, जो इसकी पोइट्री थी वो जानी जाती है इसके जो जिस स्टाइल से ये लिखती थी और इनकी टेक्निकल अचीवमेंट्स के लिए W.H. ऑर्डन की पोइट्री फेमस है। Stephen Spencer, his work concentrate on themes of social injustice and class struggle. इनका जो मेन कंसंट्रेशन था पॉइंट्स का, वो किस थीम पे लिखते थे? सोशल इनजस्टिस और क्लास स्ट्रगल पे ये लिखते थे। देन सिसिली डे लेविस, ही वॉज एन एंग्लो-आयरिश पोइट एंड अ पोइट लॉरेट ऑफ द यूनाइटेड किंगडम। ये एक पोइट लॉरेट भी रहे हैं, लॉरेट यूनाइटेड किंगडम के। ये एक एंग्लो-आयरिश पोइट हैं। ही इज़ अ ग्रेट लवर ऑफ द ब्यूटी ऑफ नेचर, ये भी एक लवर थे नेचर के, ब्यूटी ऑफ नेचर के बहुत ही ग्रेट लवर हुए हैं। ये भी एक मॉडर्न पोइट हुए हैं। देन आ जाती हैं Dylan Thomas. Dylan Thomas, he is closely associated with the revival of the religious poetry. तो ये रिवाइवल ऑफ, ये दोबारा रिवाइवल लेके आए थे रिलीजियस पोइट्री में। ही इज़ ऑल्सो रिकॉग्नाइज्ड एज द फादर ऑफ द न्यू रोमांटिक पोइट्री ऑफ द पोइट्री। तो ये रोमांटिक पोइट्री के भी फादर, न्यू रोमांटिक पोइट्री के फादर माना जाता है, रिकॉग्नाइज किया जाता है डेलान थॉमस को। आज की वीडियो में बस इतना ही। आज की वीडियो में हमने मॉडर्न एज के फीचर्स के बारे में, मॉडर्न एज के पोइट्स एंड पोइट्री के बारे में डिस्कस किया है। इस मॉडर्न एज के नेक्स्ट पार्ट भी होगा और इसमें हम जो हमारे नेक्स्ट नॉवलिस्ट एंड ड्रामाटिस्ट हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप ऑन लर्निंग एंड कीप ऑन वॉचिंग।